तो चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग और एक्सरसाइज है 3.1। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखो आफ्ताब कोई आदमी है और उसकी एक बेटी है, तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, अभी का बात नहीं बोल रहा है, 7 साल पहले बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब अपना बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले जितना तुम्हारा उम्र था ना, उससे 7 गुना उम्र मेरा था, मतलब उससे 7 गुना ज़्यादा एज मेरा था। अगर तुम्हारा 10 साल, अगर तुम 5 साल की थी ना, जब तुम 5 साल की थी तो उस समय 35 साल का था, मतलब 5 गुने 7, मतलब तुमसे हम 7 गुना ज़्यादा था। मतलब जब तुम 5 साल की थी तब हम 35 साल के थे। जब तुम 6 साल की होगी तो हो सकता है उस समय हम 6 7 42 साल के होंगे। 7 गुना सीधे बोला। और फिर बोला कि 3 साल के बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु को रह जाऊंगा। मतलब 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद, अगर मान लो 3 साल के बाद लड़की का अगर उम्र अगर 10 साल का हो जाएगा ना, तो समझ लो कि उसका बाप का उम्र 10 गुने 3 कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, 30 साल का रहेगा। ऐसा सिचुएशन दिया है। तो इन सिचुएशन को क्या करना है, हम लोग को बीजीय गणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, और स्टेप बाय स्टेप पहले लेते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, किसका उम्र मानते हैं, ध्यान देना, दोनों का उम्र को मान लेंगे, ठीक है। किसका किसका उम्र, आफ्ताब का पर जो वर्तमान अभी है, अभी का मान लेंगे हम लोग, वर्तमान का, ताकि हम लोग आसानी से 7 साल पहले भी जा सकते हैं और 7 साल या फिर 3 साल आगे भी जा सकते हैं। देखो अगर अभी किसी का एज पता रहेगा ना, जैसे मान लो अभी हम बोलेंगे किसी का उम्र 10 साल है, हम बोलेंगे कि 3 साल पहले कितना होगा, 3 साल पहले कितना होगा, तो सीधी बात है इसमें 3 घटा देंगे तो पता चल जाएगा भाई कि पहले 7 साल का होगा। अगर मान लो अभी हमको उम्र पता चल जाएगा अभी 10 साल का है, अब बोलेंगे 3 साल के बाद कितना होगा, तो सीधी बात है जोड़ देंगे तो 13 साल हो जाएगा। अब 3 साल आगे बोल रहा है या 3 साल पीछे बोल रहा है, तो जब हमको अभी का उम्र मालूम होगा तब ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी का उम्र मान लेंगे कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, कितना मान लिए। और उसी तरह अब मान लेंगे हम लोग आफ्ताब की पुत्री की का वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगा वर्ष है ना, आफ्ताब है ना, आफ्ताब है ना, याद रखना आफ्ताब है। तो अब यहाँ ये बात समझना है कि हम लोग वर्तमान आयु मतलब अभी का उम्र को माने हैं x, तो दिमाग लगाओ, अगर हम लोग बोल दे 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले, तो दिमाग लगाओ कि थोड़ा सोच के बताना कि अगर अभी से 7 साल पहले कितना उम्र होगा। अगर अभी मान लो x साल है बाप का, तो 7 साल पहले कितना होता होगा, x - 7, सीधी बात है। और अगर अभी उसका बेटी की उम्र y साल है, तो 7 साल पहले कितना होता होगा, कितना होता होगा, y - 7 ना, जितना उम्र है उसमें ना हम घटाएंगे। तो देखो हम लोग अब हम लोग लिखेंगे आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का आयु, अब हो जाएगा आफ्ताब का आयु x - 7 वर्ष। और आफ्ताब की जो पुत्री है इसका हो जाएगा y - 7 वर्ष। यहाँ तक क्लियर। अब इसी में एक कारण बताया गया, देखो यहीं पे हम लिख रहे हैं प्रश्न अनुसार, जिसको शॉर्ट में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न अनुसार क्या बोला पता है कि आफ्ताब का जो उम्र है ये वाला, पर आफ्ताब का जो उम्र है और ये उसका बेटी का उम्र हुआ ये वाला, तो बोला था कि 7 साल पहले 7 गुना आयु का था। 7 गुना का मतलब समझ रहा है,
बेटी का जितना उम्र होगा उसका 7 गुना आयु का बाप का उम्र है, ऐसा बोला गया था। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा ऐसा, देखो अभी यहाँ x माइनस 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 से बन जा 14 है। y वाला को इधर ले आएंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस 7y, और ये जो माइनस में 7 है वो भी यहाँ रहेगा, और जो प्लस में 49 था उसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 49 इधर आ जाएगा तो प्लस में 49 बराबर क्या, इन नंबर को तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ x माइनस 7y और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में देगा 42 बराबर 0। तो देखो एक समीकरण बन गया, ये है ना, एक समीकरण ये बन गया। आपको मालूम होना चाहिए उसी फॉर्मेट में है जैसा हम लोग पढ़े थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर यहाँ a1 के बात करेंगे तो 1 है, b1 के बात करेंगे तो -7 है, और c1 के बात करेंगे तो 42 है। तो ये a1 b1 और c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्मेट में आ चुका है। इसका मतलब हम लोग को एक और समीकरण मिलेगा जो a2x प्लस b2y प्लस c2 के बराबर 0 के रूप में आएगा। तो हम लोग का एक और कारण देखो दिया हुआ है कि अब जैसे यहाँ 7 साल, यहाँ क्या बोला था 7 साल पहले ना, अब बोला है 3 साल बाद, कितना साल बाद, अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद। दिमाग लगा, 3 वर्ष बाद होगा तो अभी कितना है, अभी तो जान रहे हैं अभी का हम लोग माने x और पुत्री का y, तो हमें 3 साल बाद का उम्र निकालना होगा तो क्या करना होगा, इसमें 3 साल जोड़ना होगा ना। मान लो ये अभी का है, अभी का मतलब 10 सपोज करो ऐसे, और हम बोलेंगे 3 साल बाद तो 10 है 3 साल के बाद, तो बाद का मतलब जोड़ना है, पहले का मतलब क्या करना है, घटाना है। किस में घटाना है, तो जो प्रेजेंट एज है, जो अभी का उम्र है, जो वर्तमान उम्र है उसमें या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो घटाएंगे कब, जब बोल देगा कि पहले, जोड़ेंगे कब, जब बोला जाएगा बाद में। जैसे अभी बोला कि 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष के बाद का उम्र पता करना है। तो अभी का उम्र तो हम लोग को मालूम है x और y है, तो 3 वर्ष के बाद का उम्र तो हम लोग आराम से अब निकाल लेंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, आफ्ताब का उम्र या वर्ष या आयु है ना, आफ्ताब का आयु हो जाएगा अब x प्लस 3 वर्ष, और आफ्ताब का जो पुत्री है उसकी आयु हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, तो इसमें भी y प्लस 3 करना होगा, ठीक है नहीं ना, ठीक है y प्लस, हाँ मतलब 3 साल बाद बोला गया, तो y प्लस 3 हो गया आफ्ताब का भी आयु और आफ्ताब की पुत्री का भी आयु। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रश्न अनुसार बोला गया है कि जब 3 साल के बाद का यही सिचुएशन में क्या हो जाता है कि बाप जो होता है 3 गुना आयु का हो जाता है, किससे, तो अपना बेटी से। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे ऐसे कि ये है बाप का उम्र और ये है बेटी का उम्र, तो बोलता है कि ये 3 गुना हो जाता है, कितना, मतलब समझ रहे हो ना, गुना किधर कर रहे हैं, बेटी के तरफ, क्योंकि सीधी बात है ये हो गया 3 गुना। मान लो बेटी की उम्र 7 साल होगा तो 7 या कितना हो जाएगा 21 साल। इसीलिए बोल रहे हैं कि बेटी से 3 गुना आयु का कौन है, बाप, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो गलती से इधर मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इधर नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस मल्टीप्लाई इधर करना होगा 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 3 जा 9। अब उसको उठा के इधर ले आएंगे सबको, तो यहाँ x हो जाएगा, ये माइनस में 3y, ये प्लस में 3, ये माइनस में 9 बराबर 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 3y और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 6 बराबर 0। तो ये जो हम लोग का हुआ वो दूसरा समीकरण होगा। ये दोनों समीकरण मिला के क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो पहले बोला था ना कि बीज गणितीय स्थिति को दर्शाइए, यही हो गया बीज गणितीय स्थिति, जो आपका पहला समीकरण, और जो दूसरा समीकरण है यही हम लोग का क्या है, आंसर है।
लेकिन अभी दोनों जो समीकरण है इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। कहाँ दिखाना है, ग्राफ में। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इसको ग्राफ में दिखा देना है। हम अभी थोड़ा सा हिंट कर दे रहे, देखो कैसे। ग्राफ में जब भी दिखाओगे तो पहले समीकरण 1 का आप निर्देशांक निकालो। क्या निकाल लो, निर्देशांक, यानी कि x और y का मान, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। फिर समीकरण 2 का भी ग्राफ खींच लेना है। ग्राफ मतलब ग्राफ खींचने के लिए पहले निर्देशांक चाहिए, x y का वैल्यू चाहिए। तो x y का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से काम करेंगे। देखो यहाँ समीकरण 1 को नीचे लिख दे रहे हैं, x है, माइनस में 7y है, और ये जो प्लस 42 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में 42। अब यहाँ से तो हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे इस तरह से। अगर x का वैल्यू कर देते हैं 0 तो ख़त्म ना हो जाएगा ये, वह कितना बच जाएगा, ये माइनस में 7y बराबर माइनस में 42, माइनस माइनस कटा तो y बराबर कितना निकला 42 डिवाइड बाई 7, यानी काटने से क्या मिला y बराबर, यानी जब x का मान 0 रखें, क्या रखे, देखो x का मान 0 रखे थे तब y का मान कितना निकला 6 निकला। समझ में आ रही बात। अब उसी तरह जस्ट उल्टा कर दीजिए। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, अब y का मान कर रख देते हैं 0, नहीं फिर बहुत बड़ा चला जाएगा ना, 2 रख देते हैं 2, या 3 रख देते हैं 3 कर देते हैं। अगर y के वैल्यू को कर देते हैं 3, तो पुट करके देखते हैं अब क्या मिलता है। हाँ कितना देगा देखो, तो अगर y का वैल्यू को हम लोग अगर 3 रख दिए हैं तो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 बराबर माइनस में 42। समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा x, ये 7 3 जा 21, और ये माइनस में 42, ये माइनस 21 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस में 42 पहले से ये वाला है, लेकिन माइनस 21 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में 21। तो x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, घटाने से 21 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि 42 में 21 जाएगा तो माइनस में लेकिन 21 मिलेगा, कितना माइनस में 21। समझ में आई बात। लेकिन ये माइनस में 21 कब आया, जब हम लोग y का मान 3 रखे थे। जब हम लोग y का मान 3 रखें तब x का मान 21 आया। तो देखो 2 कोऑर्डिनेट निकल गया ना, एक कोऑर्डिनेट निकल गया 0 6 और एक निकल गया है माइनस में 21 और 3। उसी तरह हम लोग इधर भी निकालेंगे। पहले समीकरण जो 2 है ये हम लोग का x माइनस 3y माइनस 6 उधर कर देते तो बन जाएगा प्लस 6। समझ में आ रही बात। अगर हम लोग x का मान कर देते हैं 0 करने का मतलब x की जगह 0 रख पुट करेंगे तो देखो ये कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस 3 बराबर 6, y बराबर माइनस 6 डिवाइड बाई 3, या फिर ऐसे करो, यहाँ 6 से और ये 3 माइनस में साथ में आया तो 3 2 जा 6, तो माइनस में y मिलेगा, मतलब y बराबर माइनस में 2 मिला। तो कब मिला, जब हम x बराबर 0 रखें तब y बराबर माइनस 2 मिला। समझ में आ रही बात। यहाँ फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं अगला के लिए, दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए। अगर हम y का मान को कर देते हैं 0 तो यहाँ होगा 0, तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 0, ख़त्म ना हो गया पूरा, केवल x बच जाएगा, यहाँ पूरा 0 हो गया तो ख़त्म, बराबर क्या मिला इधर 6। यानी जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 6 निकला। यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमको मिला, एक मिला 0 माइनस 2 और एक मिला हम लोग को 6 और 0। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, एक आंसर हमको वो मिल जाएगा। मतलब हम लोग को 2 आंसर चाहिए था, एक बीजगणित गणित के आधार पर और एक हमको चाहिए था ग्राफीय आधार पर। तो एक ग्राफ बनाने के लिए हमको तो पहले समीकरणों का जो 2 समीकरण हैं, दोनों समीकरण का क्या चाहिए था, कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी निर्देशांक चाहिए, यानी x y का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम ग्राफ खींच पाएंगे। पहले इसको लिखिए फिर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, है ना। तब ध्यान दोगे कि जो 0 6 है, माइनस 21 3 है,
और यहाँ दिख रहा है 0 -2 है और 6 0 है। हम लोग को इसको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। तो आप देख लो कि आपका जो रेंज है हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, माइनस में 21 तक, है ना। x का वैल्यू हाईएस्ट -20 तक जा रहा है, 21 तक जा रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ थोड़ा हम लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेंगे, जैसे -3, 2, 3, 6 ऐसा लेना होगा। तो ध्यान दोगे कि इसका ग्राफ देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे ग्राफ में। और आप लोग इसको ना स्केल से बनाना, ठीक है, एकदम मेजर कर करके, सही मेजरमेंट करके, या तो फिर ग्राफ पेपर में बनाना कि जैसे यहाँ से यहाँ तो 0 होता, उधर आगे बढ़ने से ऐसे मिलेगा 1, तो 1 की जगह हम 3 के अमाउंट यूनिट ले रहे हैं, ऐसे 3, 6, 9 हो जाएगा, 12, 15, 18, 21, इधर जाएंगे -3, -6, -9, -15, -18, अच्छा 12 छूट गया, 12, 15, उसके बाद 18, 21, ठीक है। और x में y में चाहिए हम लोग को -3, फिर -6, -9, और y में पॉजिटिव चाहिए 3, 6, 9, 12, 15। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग को देखना है कि देखो 0, 6 कहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब होता है x का वैल्यू 0 यानी लाइन में चला जाएगा, और y का वैल्यू 6, तो लाइन में देखना है y का वैल्यू 6 कहाँ मिलेगा। तो लाइन में y का ये लाइन हुआ और यहाँ पे हमको मिलेगा 0, 6, याद रखना, क्योंकि इस लाइन पे x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू इधर से 6। तो ध्यान देना, कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट देखा जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट रहा यहाँ पे, तो हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से 9, उसके बाद इधर से 3। तो पहले x में देखते हैं ना, देखो इधर से देखते हैं ना, ऐसे ऐसे x देखते हैं, इधर से y देखते हैं। तो इसी तरह जब यहाँ का पॉइंट मतलब का इधर से देखेंगे तो यहाँ कहाँ है, 0 से गया है, इसीलिए 0 हो जाता है। इसका वैल्यू यहाँ पे 0 है, उसके बाद इधर से देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, तो ये 0, 6 हो गया। उसी तरह -21 और 3 यानी x में -21, तो x में -21 तो ये वाला हुआ, और y में 3 का मतलब हो गया ऊपर तरफ से 3। तो इधर से पहले हम जाएंगे, इधर से ऐसे ऊपर ऐसे, और इधर से आएगा 3, मतलब इस जगह का पॉइंट का नाम हो जाएगा क्या, इस जगह का जो पॉइंट होगा उसका नाम हो जाएगा -21 और 3। अभी दोनों पॉइंट को हमको क्या करना होगा, एक लाइन खींच देंगे, है ना। दोनों पॉइंट से मिला क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। समझ में आ रही बात। एक लाइन खींचे। अब दूसरा हम लोग किससे खींचेंगे, इस समीकरण, इस कोऑर्डिनेट से। दूसरे समीकरण के कोऑर्डिनेट है 0, -2, तो 0 तो x का हो गया, और y में -2, तो y में -2 लगभग इस लाइन में मिलेगा। तो देखो यहाँ 3 है, तो जस्ट इससे पीछे कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, तो 0, -2, और 6 0 कहाँ पे मिलेगा, देखो ये वाला, ये क्या मिलेगा, 6 0। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। समझ में आ रही बात। तो बस यही रिप्रेजेंटेशन क्या करना था, हमको दिखा देना था। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर। एक आंसर हम बताए थे जहां हम लोग का समीकरण बना था, वो आंसर था, और एक आंसर ये होगा जहां हम लोग खाली ग्राफ में इसको दर्शा देना है, ग्राफ में इसका हमको रिप्रेजेंटेशन दिखा देना है। हाँ, याद रखना, यहाँ का कोऑर्डिनेट का नाम क्या दिए थे, 6 0 था, और यहाँ का कोऑर्डिनेट था 0 और -2। कोऑर्डिनेट लिखना जरूर है। और ये आपका जो था वो समीकरण 1 का था। किसका था, समीकरण 1 का लाइन है, और ये जो हम लोग का वो समीकरण 2 का लाइन है। या तो आप पूरा समीकरण चाहोगे तो लाइन के ऊपर में लिख सकते हैं, जैसे इस समीकरण का जो लाइन था कितना था, ये वाला था, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं वैसे x - 7y
इक्वल टू माइनस में 42, इस तरह लिख सकते हो। इसी तरह इस इक्वेशन में भी आप लिख सकते हो कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, ऐसे इक्वेशन लिख दो, सीधा 1 2 कर दो, या फिर इक्वेशन पूरे लिख दो, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट दिखाना है, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट था और ग्राफ खींच देना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं ना, इसको भी राइट करो आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बोला जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। कितना रुपया में? हाँ, 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा है। और फिर आगे बोला कि बाद में उसने फिर एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा है। तो इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर से वही बात बोला है, बीजीय गणित का मतलब हो गया आपको समीकरण में एक्स वाई के रूप में लाना है, और ज्यामितीय रूपों का मतलब होगा कि आपको ग्राफ बनाना है, मतलब आपको दोनों चीज़ बना के दिखाना है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग मानते हैं फिर इसी तरह, पहले एक बल्ला और जो एक गेंद है उसका हम लोग जो मूल्य है मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं बल्ला में ना, माना कि एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपया है। कितना है? हाँ, x बल्ले का मतलब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपया है। अब हम लोग को बात यहीं से समझना होगा कि आखिर एक गेंद का अगर मान ले x जगह मान ले कि 5 रुपया है, थोड़ा दिमाग लगाना। एक गेंद का दाम 5 रुपया है, तो 2 गेंद का दाम 3 गेंद का दाम 4 गेंद का दाम 5 गेंद का दाम, समझ में आ रहा है? मतलब गुना करना पड़ता है ना। तो इसी तरह हम बोल रहे हैं कि एक गेंद का मूल्य अगर x रुपया है, तो हम लोग बोल रहे हैं 3 गो गेंद एक बल्ले का मूल्य अगर 3 रुपया है, तो यहाँ बोला गया कि 3 बल्ला है, कितना दाम हो जाएगा? अगर यहाँ 3 रहता तो 9 हो जाता ना, लेकिन यहाँ x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 3 × x ऐसा करना पड़ जाएगा ना। सीधी सी बात है भाई, प्लस क्योंकि दोनों मिला के ना बोला है 39 रुपया 3900, और एक गेंद का दाम अगर y रुपया है तो हमको गेंद खरीदना है 6 गेंद, तो क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना रुपया? 3900 रुपया। एक समीकरण बन चुका है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों से ना 3 कॉमन कर लें, क्योंकि 3 कॉमन हो रहा है ना। 3 तो यहाँ था तो x बचेगा, और यहाँ 3 2 जा 6 होता है तो 2 बचेगा, और इधर कितना हो गया 3900। ये 3 जो गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो ये कितना बन जाएगा x + 2y बराबर 3900 डिवाइड बाई 3 काट देंगे तो 1300 आएगा, यानी कि x + 2y बराबर 1300 रुपया आया। ये हम लोग का पहला समीकरण बन गया। लेकिन कभी भी समीकरण बनाओगे उसको इधर ला के रखना है, ठीक है। अभी तो लिख दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखो फॉर्मेट क्या बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है a1x + b1y + c1 बराबर 0, मतलब जो c उधर लिखे उस c को इधर ला के उधर 0 रखना है। सीधी सी बात है, इसको याद रखना है, फॉर्मेट जो रूप है उसका। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से पुनः हम लोग यही काम फिर से करते हैं। कहता है अबरी बोला कि एगो बल्ला खरीदता है, तो एगो बल्ला का दाम तो x हो जाएगा ना, प्लस कई गो बल्ला खरीदता है अबरी 2 गेंद खरीदता है, एक बल्ला खरीदा 2 गो गेंद, तो 2 और गेंद का दाम y, तो इसका कितना दाम हुआ 1300 रुपया। कितना? तो ये तो पहले फॉर्मेट में से दिख रहा है ना, ये तो सॉल्व होगा नहीं अब। तो इस पहला समीकरण और ये बन गया हम लोग का दूसरा समीकरण, और यही दोनों हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि ये हो गया हम लोग का बीजीय गणित निरूपण, यानी कि बीजीय गणित में इसको हम लोग व्यक्त कर दिए। अब हम लोग यही दोनों समीकरण को फिर से क्या करना होगा, ग्राफ में दिखाना होगा। तो ग्राफ में दिखाने के लिए फिर से हमको पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं समीकरण
1 के लिए, और इधर बनाएंगे हम लोग समीकरण 2 के लिए। यहाँ हो गया x y, यहाँ रख देते हैं x y। चलो, तो सबसे पहला जो समीकरण कितना दिख रहा है, x प्लस 2y बराबर 1300 दिख रहा है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू कर देते हैं 0, मतलब समझ रहे, यहाँ 0 हो गया, प्लस ये 2y बराबर हो गया 1300, y निकालेंगे तो 1300 डिवाइड बटा 2 का टेबल में काट देंगे तो 650 मिलेगा y का वैल्यू। यानी x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 650 है। अब फिर उसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं y का वैल्यू को 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, y का वैल्यू 0। तो अगर y का वैल्यू 0 कर देंगे तो इस लाइन में पुट करेंगे तो x प्लस 2 गुना यहाँ 0 बराबर 1300, ये तो ख़त्म हो गया ना, 2 गुने 0 0 हो गया, केवल क्या मिला यहाँ से x, ये तो ख़त्म हो गया, तो बराबर, और यहाँ लास्ट में 1300। यानी जब हम लोग x का मान 0 रखे थे, y का मान 0 रखे तो x का मान निकला 1300। क्लियर है। अब इधर देख लेते उसी तरह कि जब x का, अच्छा पहले समीकरण क्या दिख रहा है यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ भी इसी तरह कर लेते हैं। अगर x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान ऑटोमेटिक फिर से सेम मिलेगा ना, 650 मिलेगा। और y का मान अगर 0 कर देते तो x का मान कितना निकलेगा, अच्छा दोनों सेम आ गया है। दोनों सेम हो गया है। किताब फिर से एक बार देख ले, क्या क्वेश्चन मिलाइएगा। तो कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदे। 1300 हैं, कितना गेंद है, 3 गेंद। अच्छा कोई किताब में कम अधिक है ना, अभी किताब में गलत तब दिया हुआ है। कितना गेंद दिया हुआ, 3 गेंद दिया हुआ है। हाँ वही तो हमको भी लग रहा था कि गलत है, मतलब इसमें गलत होगा, सेकेंड वाला में। मतलब एक बल्ला है और 3 गेंद है ना, तो 3 गेंद देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। इसीलिए लगा कुछ है, यहाँ पे 3 होगा। तब अब आंसर देखो अलग अलग है। हाँ, कि जब x का वैल्यू जब 0 होगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा। ये 0 हो गया था, ये यहाँ से y निकालेंगे ना, तो यहाँ से y बराबर निकलेगा 1300 डिवाइड बाई 3, काट देंगे, कितना कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, अच्छा जो नहीं कटेगा, सही बात है, तो कटेगा नहीं, दूर आता तो कटता, फिर भी कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, पूरा पॉइंट में ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड है तो कितना देगा, 3 4 जा 12, एक बचेगा ना, 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा, 3 3 जा 9.3, मतलब 433 मान लो, फिलहाल अप्रोक्स में जाएगा 33 के आसपास। तो y बराबर निकला 433.3। अब y का वैल्यू को मान लो 0, किसका वैल्यू, y का वैल्यू 0 मानो तो तब कितना मिलेगा। अगर y का वैल्यू 0 मिल गया तो x इंटू 3y बराबर जो 1300 है, तो y तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर सीधे क्या मिल जाएगा 1300। अभी कहाँ यहाँ रखेंगे 1300, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। x का मान अधिक गया है 1300 तक और y का मान ज़्यादा नहीं गया है। ये हो गया, ये हो गया। ध्यान देना है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब देख रहे हो कि बड़ा बड़ा अमाउंट है ना, तो हम लोग को 2 4 6 ऐसे जाना होगा, 200 का लेना होगा, इस तरह से 200 400 600 800 1000 1200 1400। इधर जाना होगा उसी तरह 200 400 600 800
1000 यानी कि 1000। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम लोग जो कोऑर्डिनेट उस पर फोकस करो। इसका कहने का मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट है 0 और 650 और दूसरा है 1300 और 0। तो इसको पहले देखो 0 और 650, 0 मतलब x में 0, तो यानी इसको देखो सीधे 0 हो गया मतलब तब छोड़ दो। इसको देखो ये कितना है 650, तो y में 650 लाइन में देख लेना है। तो y में 650 लाइन में कहाँ मिलेगा, मान लो ये 600 है, ये 800 पूरा बीच में तो 700 होगा, मतलब उससे जस्ट थोड़ा सा और नीचे होगा, मतलब उससे भी नीचे, यानी कि इस जगह पे देखो, इस जगह पे लगभग मान लो, इस जगह पे मान लो कि क्या होगा 650 होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 600 है और 800 की तो पूरा पूरा बीच में कौन आएगा 700। अब 700 और 600 के बीच में ना आएगा 650। तो एक तो पॉइंट ये मिला। अब इसको ढूंढते 1300 0 यानी कि x में 1300, तो x में 1300 कहाँ मिलेगा 1200 और 1400 के बीच में मिलेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक हम लोग का पहला समीकरण का लाइन जो होगा वो खींचा जाएगा, है ना। जो पहला समीकरण है उसका लाइन खींचा जाएगा। अरे सही से खपता तो है नहीं ना बोलवा में। ठीक है, देखो तो उधर से दिख रहा है सही। है ना, ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण का। अब हम लोग दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण कहाँ कहाँ है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक दिख रहा है 0 433.3 और दूसरा दिख रहा है 1300 और 0। तो 0 433, तो 0 और y में 433, तो ये हो गया 400। इसके 600 और 400 पूरा पूरा बीच में होता है 500। 500 के हमको जस्ट नीचे जाना होगा, है ना। ये देखो ये वाला इस जगह पे आना होगा, तो ये मेरा कहलाएगा 400। यहाँ लिख देते जैसे इसका था 0 और 650, इसका था यहाँ पे 1300 और 0। अभी जैसे इसका कितना निकला, हाँ उसको लिख देंगे इधर नीचे तरफ कि भाई ये 0 और 433.3 है। अब इसका पॉइंट देखो अगला जो 1300 0 यहीं पे मिल रहा है ना, दोनों सेम जगह पे है। हाँ नहीं नहीं, यहाँ से जाएगा वहाँ खींचाएगा ऐसे, इसका यहाँ से इस पॉइंट से जाएगा ना। एक उधर गया है एक इधर गया है, ऐसे समझा, लेकिन काटा है एक ही पॉइंट पे। तो याद रखना है कि ये आपका जो है वो सेकेंड इक्वेशन का है और ये जो आपका है वो हाँ ये जो आप फर्स्ट इक्वेशन का है। हम बताए थे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे पहला इक्वेशन यहाँ है तो आप इसमें लिख दो कि x + 2y = 1300 और दूसरा है x + 3y = 1300। समझ में आया। और अगर अब यहाँ अगर आपको बोला जाएगा ना कि x और y के वैल्यू निकालो, तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कटता है ना वही x और y का वैल्यू होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि इसका जब इक्वेशन का इस दो इक्वेशन का ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि x y का वैल्यू क्या होगा, तो जहाँ पे कटा है वही x y का वैल्यू हो जाएगा। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट गया है वही उसका x और y का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1300 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब हो गया x यानी कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो 1300 रुपया है और y जो गेंद का जो मूल्य है वो 0 रुपया है। आप देखो पुट करके देखो, आपको एकदम आंसर भी मिल जाएगा। दिखाते हैं अच्छा आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा गलती तो हम लोग नहीं सॉल्व किए हैं, उधर सॉल्व करने के समय ध्यान तो दिया था ना कि गलत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, गलती तो नहीं लग रहा था। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ रखने के बाद ना समीकरण में रखने के बाद ना सेम आना चाहिए, मतलब दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर x का मान ये 1300 है, y का मान 0 है, तो सॉल्व करने से 1300 आ रहा है, मतलब तब सही है।
अगर x का मान है 1300 और यहाँ 0, हाँ सही है, एकदम सही है। मतलब x का मान यानी कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो 1300 रुपया है और एक गेंद का जो मूल्य है y यानी 0 रुपया है। बात समझ में आया? तो ये हम लोग को दोनों आंसर हो गया। एक आंसर ये दोनों मिल के देगा और एक आपका ये वाला जो ग्राफ खींचे हम लोग का ये एक आंसर देगा। मतलब 2 आंसर हम लोग का हो गया। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था जब वो 2 किलो सेव खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा। कोई व्यक्ति होगा, 1 महीना बाद फिर वो क्या करता है, 4 किलो सेव खरीदता है, 2 किलो अंगूर खरीदता है और उसका मूल्य हो जाता है 300 रुपया। ठीक है, मिलाते जाना किताब में, कोई किताब में उल्टा पुल्टा नंबर दे दिया हुआ है। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सही है, नंबर सही है ना? 2 और 1 है और एक जगह 4 और 2 है। ठीक है, 4 और 2 केजी और 1 केजी है और एक जगह है 4 केजी और 2 केजी। सही है ना? चलो, तो ध्यान देना है। फिर हम लोग उसी तरह मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि 1 केजी, हाँ 1 केजी का ना मानेंगे, तभी तो हम लोग जितना का निकालना हो उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया मान लेते हैं और 1 केजी है ना अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कहा ये चीज़ कि 2 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का दाम 100 रुपया, तो 2 किलो का हो जाएगा 2x प्लस 1 किलो अंगूर का तो साफ साफ y बोले तो y न होगा। तो 2x प्लस y बराबर कितना देगा? 160 रुपया। ये तो आगे सॉल्व होगा भी नहीं, इसीलिए यही हम लोग का क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण बन गया। फिर हम लोग पुनः प्रश्नानुसार लेंगे, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला बार बोला है कि 4 किलो सेव है और 2 किलो अंगूर है, तब उसका कीमत है 300 रुपया। तो यहाँ देख रहे हैं सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से 2 बाहर गया तो y बराबर हो गया 300। ये 2 जो गुणाम है आगे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? भागा में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300 डिवाइड बटा 2, काट देंगे तो 150 आएगा। यानी दूसरा समीकरण हम लोग का मिल गया 2x प्लस y बराबर 150। ये हम लोग का दोनों मिलकर क्या हो गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 आंसर हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पहले हम लोग समीकरण 1 में ले जाते हैं। 1 में पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फिर समीकरण हम लोग दूसरा से भी क्या कर लेंगे, समीकरण दूसरा से भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम उसका क्या कर देते हैं, ग्राफ खींच देते हैं। तो वही हो जाता है आपका ज्यामिति निरूपण या ज्यामिति रूपों में व्यक्त कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? तो 2x प्लस y बराबर दिया हुआ है 160। तो एकदम आसान होता है जीरो पुट करने से ना, नहीं जीरो पुट करने से मिलता है, लेकिन जीरो पुट करके बनाने से तुरंत हो जाता है सॉल्यूशन। अगर x का मान अगर हम जीरो कर देते हैं ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? तुरंत सॉल्व हो जाता है। अगर y का वैल्यू अगर जीरो कर देते हैं, मान लो y का वैल्यू जीरो कर दिए, क्या कर दिए? अगर y का वैल्यू जीरो कर दे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 160। ये तो ख़त्म हो गया। यानी 2x बराबर क्या मिला? 160। यानी x बराबर 160 डिवाइड बटा 2, काट दिए 80 मिल गया। समझ में आई बात? अब उसी तरह हम लोग आगे जाते हैं यहाँ दूसरे समीकरण पे, क्योंकि इसका दोनों कोऑर्डिनेट तो मिल गया है ना। एक मिला है 060 160 और एक मिला है 80 0। 2 कोऑर्डिनेट मिला, इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ दिखाएंगे। अगला है हम लोग का 2x प्लस y है ना।
यहाँ पे है 2x प्लस वाई बराबर 150 है। तो अगर हम लोग x का मान कर देते हैं 0 तो y का मान मिलेगा 150। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हम लोग y का मान करते हैं 0, ये 0 हो जाएगा। मान लो y बराबर अगर हम लोग 0 मान लेते हैं तो यहाँ पुट करेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 150। 0 तो ख़त्म हो गया, यानी 2x बराबर क्या मिला, जिसे 0 था तो 2x बराबर क्या मिला 150, यानी x बराबर 150 डिवाइड बटा 2 काट देंगे 75 देगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला, एक मिला 0 150 और दूसरा मिला 75 0। इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y डैश होता है, ये होता है y और ये होता है मूल बिंदु जिसको कहते हैं 0। आप देख रहे हैं कि अमाउंट बड़ा बड़ा है ना, जो वैल्यू है नंबर है वो बड़ा बड़ा है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा नंबर बड़ा बड़ा लेना होगा, तो 30 का लेना होगा, या तो 40 का लेना होगा, या तो 50 का लेना होगा। तो 40 का ले लेते हैं, 40 का जाता है ताकि ज़्यादा दूर भी है। तो यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 80, 120, फिर कितना होगा 160, फिर हो जाएगा 200, काफ़ी इतना दूर तक। यहाँ हो जाएगा 40, 60, सॉरी 40 के बाद 80 होगा, 30 का पहाड़ा पढ़ने लगे बताओ तो 80, 120, फिर हो जाएगा 160, उसके बाद हो जाएगा 200। चलो अब इतने में हम लोग का काम हो जाएगा। सबसे पहले तो 0 160 देखना है। तो जैसे हम बोले कि ये x का, ये मतलब होता है x का और ये होता है y का। तो x तो 0 है, यानी y में 160 जहाँ होगा वही पॉइंट वहाँ होगा। तो ये वाला हो गया y में 160, ये वाला पॉइंट वहाँ। याद रखना लाइन में रहेगा तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 160। 80 0 कहाँ मिलेगा, तो भाई यहाँ मिलेगा 80 0, ये वाला। ठीक है, हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। इसका ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन का लाइन। अब लोग दूसरा वाला देखते हैं क्या है 0 150। तो 0 150 कहाँ मिलेगा, तो सीधी बात है भाई y में 150 यानी y में 150, तो y की लाइन तो ये है। 150 कहाँ मिलेगा, सीधी सी बात है भाई, अगर इसके बीच में जाएंगे पूरा पूरी तो 140 मिलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तभी 50 मिलेगा। तो मतलब मान लो इस जगह पे है। उसके बाद आगे देखो उधर क्या बोल रहा है 75 और 0, यानी 75 भी मिलेगा ये सिस्टम सामने से ऐसे ऐसे मिलेगा ना। चलो अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ खींच देते हैं, है ना। हमको लगता है ये जो ग्राफ खिंचाएगा ना एकदम इक्वल खिंचाएगा, कि पैरेलल दिख रहा है ये ना। तो यही वाला हो गया। ये जो इधर वाला दिख रहा है वो इक्वेशन फर्स्ट है, इधर वाला आपका इक्वेशन सेकेंड है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हो सकता है ग्राफ कुछ दूसरा बनेगा तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा मेजरमेंट सही लेके बनाना, हो सकता है दूसरा निकल जाए, क्योंकि यहाँ भी तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट तो मेरा हो नहीं रहा है ना। तो आप लोग इसी कोऑर्डिनेट को रखना, लेकिन अपने से ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाने की कोशिश करना। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं अगर इंटरसेक्ट हुआ तो x का मान और y का मान मिल जाएगा। अभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है तो x का मान और y का मान अभी यहाँ मिलना पॉसिबल है नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग राइट करो।